आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है लिक्विड सोल्यूशन। क्लास 12th का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चंस बहुत आसानी से होते हैं, मतलब लिक्विड सोल्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं बेटे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट अवर आंसर। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन। नाउ डिफाइन सोल्यूशन। सोल्यूशन है क्या? तो जब मैं सॉल्यूशंस को डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर। भाई सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मिक्सचर है। अब सर किस प्रकार का मिक्सचर है? मिक्सचर तो दो प्रकार के होते हैं सर, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो मैं कहूंगा कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सर होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो मैं कहूंगा होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को वी कांट सेपरेट फिजिकली, हाथों से अलग नहीं किया जा सकता। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस वो होते हैं विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, मतलब फिजिकली दे कैन बी सेपरेटेड। तो जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना एक होमोजीनियस मिक्सचर है। देखिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस द कॉम्पोजिशन ऑफ विच मे वेरी विद इन द लिमिट। A solution is a special kind of mixture in which substances are intermixed so intimately that they cannot be observed as a separate component. This is what the definition of homogeneous mixture, कि जिनके components को separate ना किया जा सके, वो एक ही हो जाएं, वो एक ही हो जाएं। जैसे शक्कर को पानी में मिलाया या पानी को दूध में मिलाया, तो क्या मैं ये देख पाऊंगा क्या कि नहीं पानी इस लेयर में है और मिल्क इस लेयर में है? क्या मैं देख पाऊंगा क्या कि चीनी फर्स्ट लेयर ऑफ द लिक्विड में प्रेजेंट है या मिडिल लेयर ऑफ द लिक्विड में प्रेजेंट है या लास्ट लेयर ऑफ द लिक्विड में प्रेजेंट है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। एक बार दो कंपोनेंट्स मिल गए तो उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। So this is the definition of liquid solution. Next. Now, a solution consists of two phases. किसी भी सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। एक है बेटे डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा क्या है? दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। अब समझिएगा, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है डिस्पर्स्ड फेज को मैं कहता हूं सॉल्यूट। क्या कहता हूं? सॉल्यूट। और सॉल्यूट जो होता है बेटा वो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम को हम कहते हैं बेटे सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट व्हाइल सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो दे विल फॉर्म सॉल्यूशन। Solute plus solvent is equal to solution. तो a solution consists of two phases, that is dispersed phase. dispersed phase का मतलब solute, और दूसरा dispersion medium. dispersion medium का मतलब solvent. अब solution is termed as binary, ternary और quaternary. binary represent करता है दो को, तो जब किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो मैं उसे कहूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी रिप्रेजेंट करता है तीन को, अगर किसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हैं तो मैं उन्हें कहूंगा टर्नरी सॉल्यूशन। और क्वाटर्नरी रिप्रेजेंट करता है चार को, अगर चार कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा क्वाटर्नरी solution. तो binary solution means solution having two components.
Ternary solution means solution having 3 components और quaternary solution means solution having 4 components. जैसे बाइनरी की बात कर रहा हूं तो मैंने पानी और चीनी ले लिया, पानी और चीनी को मिलाया, सोल्यूशन बन गया, स्वीट सोल्यूशन है और 2 ही कंपोनेंट हैं तो बाइनरी सोल्यूशन। मुझे बनाना है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। पानी लिया, चीनी मिलाई, नमक भी मिला दिया, तो अब कंपोनेंट कितने हो गए? 3 कंपोनेंट, मतलब टर्नरी सोल्यूशन। 4 बनाना है, पानी, नमक, चीनी और नींबू भी मिला दिया, तो इसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए इंक्लूडिंग वाटर? 4। तो दैट सोल्यूशन इज क्वाटरनरी सोल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है? एक्सटेंट टू विच अ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। वो सीमा, वो लिमिट जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी। देख लेते हैं। Solubility of a substance in the solvent is the measurement of the capacity of the solute to dissolve the former at the given temperature and pressure. Solubility of a substance may be defined as the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हैं, एक बार फटाफट इस पर चर्चा डाल लेते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा है कि सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि भैया कितना सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया, जिससे क्या बन गया? जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने जो सॉल्यूट मिलाया है that will be the maximum amount of that solute that can be added। मतलब उससे ज़्यादा मिलाऊंगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, उससे ज़्यादा मिलाऊंगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। देख लेते हैं ज़रा। सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। more solute can be added at a given condition। दी गई कंडीशन पर जब आप सॉल्वेंट में और सॉल्यूट मिला पाते हैं और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, तब हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा गुंजाइश होगी कि आप कुछ और सॉल्यूट मिला सकें। आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। No precipitate will form। दूसरा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कहूंगा नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन कंडीशन। जब दी गई कंडीशन पर आप और ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते, मतलब उस सॉल्वेंट में आपने जितना सॉल्यूट मिलाया है दैट इज इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, उससे ज्यादा मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ये एक लिमिट है, बस इससे ज्यादा नहीं हो गया। जितना मिलाना था उतना मिला दिया,
उतना डिजॉल्व हो गया, उससे ज़्यादा मिलाएंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है। नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तीसरा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है कि भैया किसी भी कंडीशन पर, एट एनी कंडीशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। अब नहीं, कैसे भी नहीं, कभी भी नहीं, मिला ही नहीं सकते सॉल्यूट को किसमें, सॉल्वेंट में, मतलब यहां प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यहां प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर समझाया कि कैसे हम सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। A saturated solution is a solution which contain at a given temperature as much solute as it can hold in the presence of dissolving solvent. Any solution may contain less solute than would be necessary to saturate it. इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट मिलाने की गुंजाइश है, और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, मींस मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, is termed as what? Is termed as unsaturated solution. When the solution contain more solute than would be necessary to saturate it, मतलब saturation के बाद भी आपने और मिला दिया, वो कौन सा केस हो गया? सुपर सैचुरेटेड का। When no more solute can be added at any condition, किसी भी कंडीशन पर और नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और यही वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं? All the three states of matter, that is gas, liquid, solid, may behave either as a solvent or solute. Depending on the state of solute or solvent, mainly there may be 9 type of binary solution. Solid solid, solid liquid, liquid liquid। देखें जरा, ये देखिए, सॉल्वेंट है हमारे पास गैस, सॉल्यूट है हमारे पास गैस, लिक्विड और सॉलिड। देखिए गैस और गैस मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर। तो गैसेस जो हैं जब डिफ्यूज होती हैं तो वो होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल। एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस, मेनली देयर आर नाइट्रोजन एंड देयर आर ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो हैं वो मिलकर एक क्या बना रहे हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। वी कांट सेपरेट देम। ऐसा नहीं है कि एक कोने पर आपको एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन मिलेगा, दूसरे कोने पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आपको हर जगह क्या मिलेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मीन्स इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। व्हेन सॉल्वेंट इज गैस एंड सॉल्यूट इज लिक्विड, मतलब लिक्विड कम है और गैस ज़्यादा है। लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है। वाटर वेपर्स इन एयर, मिस्ट, फॉग, ये किसका एग्जाम्पल है? ये लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है। इस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा? लिक्विड इन गैस। इसे क्या बोलूंगा? गैस इन गैस। अब हो गया सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट सॉलिड, मतलब सॉलिड इन गैस। तो सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ गैस या स्मोक किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है।
अब देखिए, अब अगर सॉल्वेंट मेरे पास लिक्विड है और सोल्यूट मेरे पास गैस, लिक्विड और सॉलिड है, तो मैंने देखा भैया सॉल्वेंट लिक्विड सोल्यूट गैस, मतलब इट इज गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल इज सोडा वाटर। सर सोडा वाटर कैसे? सोडा वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इट इज सिंपली द केस ऑफ गैस इन लिक्विड। Liquid in liquid, because solute is a liquid and solvent is also a liquid, तो mixture of miscible liquid जैसे alcohol in water, milk in water, ये किसके केस हैं? ये liquid in liquid type के solutions के केस हैं। मैंने आपसे बात की when solvent is liquid and solute is solid, मतलब solid in liquid type of solution, solid in liquid type of solution are the very common solution, salt in water, sugar in water, ये सब किसके केस हैं? ये केस हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन के। अब देखें, व्हेन सॉल्वेंट्स आर सॉलिड एंड सोल्यूट्स आर गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो दिस सोल्यूशन इज गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड मींस एडजॉर्प्शन। गैस इन सॉलिड का मतलब होता है एडजॉर्प्शन। जब कोई गैस को हम सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं, हम ये देखते हैं कि उस गैस का कॉन्सेंट्रेशन, उस गैस का अमाउंट सॉलिड के सरफेस पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इट बल्क, मतलब इनसाइड दी सॉलिड यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। ये केस होता है एड्जॉर्प्शन का। कोई भी गैस जब मेटल पर एड्जॉर्ब होती है तो इसे स्पेसिफिकली नाम दिया जाता है ऑक्लूजन ऑफ गैस। तो अगर यहाँ पर कभी ऑक्लूजन वर्ड भी आपको देखने को मिले तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्लूजन ऑल्सो मीन्स द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। Solid is the solvent, liquid is the solute, so this is liquid in solid, liquid in solid type of solution. Mercury in zinc, mercury in gold, copper sulfate dot 5H2O are the case of liquid in solid type of solution. Last one is solid in solid, तो homogeneous mixture of two or more metal, that is alloy. तो जितने भी alloys हैं they are the homogeneous mixture, और ये किस केस के एग्जाम्पल हैं? सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल है। चलिए, अमंग दीज सोल्यूशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस आर दोज व्हिच आर इन लिक्विड फेज एंड मे बी कैटेगराइज्ड एज सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। हम इन जनरल इन्हीं तीन टाइप के सोल्यूशंस की चर्चा करते हैं। किन टाइप के? सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब गैस इज द सॉल्यूट एंड लिक्विड इज द सॉल्वेंट। सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। For the solid and liquid type of solution, the solid is referred as the solute. Yes, जो यहाँ है वो है solute और जो यहाँ है वो है solvent. The amount of solute that is dissolved in a solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called its solubility. Yes, we know it. The solubility of a solid solute in liquid depend on, this is the important thing which we have to discuss, कि भैया अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, मतलब सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड टाइप का है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर 2, अब आप कहेंगे कि सर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेगा? तो बेटा आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट का जो नेचर है वो वैसे ही नेचर वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे अगर मैंने आपसे बात की नमक की, सॉल्ट की, फॉर्मूला है NaCl, आयनिक कंपाउंड है मतलब पोलर कंपाउंड है। तो पोलर अगर आपके पास सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। तो अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इट विल फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं उसी NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहूं जो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, दैट विल फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम नेचर होना चाहिए, लाइक
डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल फॉर्म अ सोल्यूशन दैट इज अ ट्रू सोल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वी कांट सेपरेट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ठीक है भैया, इन जनरल तो हम यही बात करते हैं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं और सोल्यूशन बनता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट ही होते हैं। तो इन जनरल क्या, इन जनरल टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। लेकिन कई कई केसेस में इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इज नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम फर्क पड़ता है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत कम फर्क पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला कि NaCl को वाटर में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वाइल इन सम केसेस ऑफ सॉल्ट्स जैसे Na2SO4, CaSO4, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसके पीछे क्या रीजन है? ये आप बॉन्डिंग में पढ़ते हैं जब आप लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों घट रही है। कॉज ऑफ मिसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सोल्यूशन की बात करता हूं तो क्या कारण है, सॉलिड कैसे डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में। द बेसिक कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी of solid solute in liquid solvent can be summed up in one line, that is similibus solventer means like dissolve, like जो बात मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, which implies that the polar solvents dissolve the polar solute and the non-polar solvents dissolve the non-polar solute। मतलब वही like dissolve like का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? like dissolve like। like dissolve like। For ionic solute, the solubility in general is related to the magnitude of hydration or solvation energy and lattice energy. In general, if the magnitude of hydration energy is greater than the lattice energy, the solute is soluble, otherwise it is insoluble। जैसा मैंने आपसे अभी बात की थी, when hydration energy is greater than lattice energy, soluble होगा। when hydration energy less than lattice energy, तो जो कंपाउंड होगा वो इनसॉल्युबल होगा। जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, when two liquids are mixed, the mixture may be of the following type। जब हम दो लिक्विड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ प्रकार के सॉल्यूशंस बनते हैं। The two components may be almost immiscible, मतलब पहला केस है जब दो components मतलब solute और solvent, that is two different type of liquids, ये आपस में मिले ही ना, immiscible हों। In this case, one of the liquid is polar while other is non-polar, for example benzene and water। अगर मैं बेंजीन और वाटर को मिक्स करता हूं तो वाटर बेंजीन को डिसॉल्व नहीं कर पाता। जैसा मैंने आपसे बताया, बेंजीन क्या है? नॉन पोलर, और वाटर क्या है? पोलर। सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसा है वैसे में ही डिसॉल्व होगा, जैसा है वैसे में ही डिसॉल्व होगा। बी द मिसिबिलिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट में बी पार्शियल, कि भाई जिस लिक्विड को मैं जिस लिक्विड में मिलाना चाहता हूँ, मतलब लिक्विड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाना चाहता हूँ, तो कंप्लीट सॉल्युबल ना हो लेकिन पार्शियली सॉल्युबल हो।
If the intermolecular attraction of one liquid is different from the intramolecular attraction of the other, there may be partial miscibility of the two liquids. Example, ether and water. ईथर को जब मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन होगी। हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि दीज सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली इमिसिबल। दे आर मिसिबल बट पार्शियली, स्लाइटली। दूसरा, द टू कंपोनेंट्स में बी कंप्लीटली मिसिबल। दोनों कंपोनेंट्स क्या हो? कंप्लीटली मिसिबल हो। इन दिस केस द टू लिक्विड्स आर ऑफ द सेम नेचर, दैट इज दे आर ईदर पोलर or non-polar. Means when we are dissolving liquid and water, so both the components, that is alcohol and water, both the components, that is alcohol and water, are polar. While when we are dissolving benzene and hexane, here the common thing is both are non-polar. Both are what? Both are non-polar. तो बेंजीन और हेक्सेन आपस में कंप्लीटली मिसिबल है, मतलब ये एक सोल्यूशन बनाएंगे। एल्कोहल और वाटर आपस में कंप्लीटली सॉल्युबल है, ये भी एक सोल्यूशन बनाएंगे, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। गैस एंड लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। गैस एंड लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं? मोस्ट ऑफ द गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर टू सम एक्सटेंट। एक लिमिट तक, एक सीमा में, एक बाउंड्री में ये क्या कर रहे हैं? गैस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर जनरली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। Let's see what are those factors. Nature of the gas. So in general, the gas which are easily liquefiable are most soluble in water. समझें जरा, easily liquefiable. बेटे वो कौन सी गैसेस हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं? वो कौन सी गैसें हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं? तो मैं कहूंगा टेम्परेरी गैसेस। सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस गैस इज टेम्परेरी और परमानेंट? तो मैं कहूंगा पोलर गैसेस, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो होता है। एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा CO2, SO2, HCl, ETC। HCl, ETC। तो ये गैसेस जो होती हैं वो टेम्परेरी गैसेस होती हैं, ये आसानी से लिक्विफिएबल हैं। अमोनिया इज ऑल्सो द केस। परमानेंट गैसेस वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है, इन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर गैसेस, जैसे H2, N2, F2, Cl2, O2। ये गैसेस इजीली लिक्विफिएबल नहीं होती हैं। दोज गैसेस आर टर्म्ड एज परमानेंट गैसेस। ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं, इसलिए आसानी से डिसॉल्व भी नहीं होती हैं। easily liquefiable gases are the temporary gases. They are easily liquefiable as these are the polar gases because their electronegativity difference is non-zero. Example में मैंने आपसे ढेर सारे examples की बात की। Temperature is the most important factor in case of gas. हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। सर क्यों? क्योंकि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए लिक्विफाई होना पड़ेगा, और गैस के लिक्विफिकेशन के लिए प्रेशर मस्ट बी हाई एंड टेम्परेचर मस्ट बी लो। मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा गैस उतनी आसानी से लिक्विफाई होगी, उतनी ही आसानी से सॉल्युबल होगी। मतलब गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी जब भी आप लिक्विड में देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपसे बात की कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो आपसे मैंने कहा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी गैस को अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं इन एनी लिक्विड, तो व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन? प्राइमरी कंडीशन इज कि गैस मस्ट बी लिक्विफिएबल। हाउ कैन अ गैस लिक्विफाई? गैस के लिक्विफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मतलब अगर मैं गैस को लिक्विफाई करना चाहता हूं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, गैस आसानी से लिक्विफाई होगी तो आसानी से सॉल्युबल होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस
जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है वो फिर से गैस में कन्वर्ट होने लगेगी, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसलिए मैंने आपसे कहा कि फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर, अरे वाह। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ हमसे कहता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हाँ, ये बात तो सर आपने अभी बताई कि किसी भी गैस को अगर मैं सॉल्युबल करना चाहता हूं किसी लिक्विड में तो टेम्परेचर मस्ट बी लो बट प्रेशर मस्ट बी हाई, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लेकिन याद रखिएगा कि जो हेनरी लॉ है Henry law is applicable for those gases which are non-reacting with water. हेनरी लॉ उन्हीं गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे N2, O2, H2, ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, तो हेनरी लॉ इनकी सॉल्युबिलिटी को जस्टिफाई करता है। बाकी सभी केसेस में हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी निश्चित रूप से वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होगी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हेनरी लॉ ने हमसे कहा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? सर हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिंग इन वाटर, मतलब जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे पास आया S इज इक्वल टू अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंटू P एंड दैट K इज हेनरी कांस्टेंट, और हेनरी कांस्टेंट को हम K के अलावा KH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। K के अलावा और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हायर द वैल्यू ऑफ K एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। क्यों? क्योंकि S इज इक्वल टू क्या है? KP है। S इज इक्वल टू क्या है? KP है। तो K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दिए गए प्रेशर पर, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। वैल्यू ऑफ K चूंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर बढ़ने से K की वैल्यू बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर के बढ़ने से K की वैल्यू बढ़ती है तो मुझे पता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर, एंड K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, K की वैल्यू बढ़ेगी तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। क्या हो रहा है कि भैया वाटर में तो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, अगर मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, क्योंकि वो जो गैस डिसॉल्व की है उसकी सॉल्युबिलिटी तो कम टेम्परेचर पर ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैंने उसको गर्म किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होने लगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगी। तो जो एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं उन्हें रेस्पिरेशन के लिए कम ऑक्सीजन मिल रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन वहीं ठंडे पानी में वो एक्वेटिक क्रिएचर्स के आर कंफर्टेबल, बिकॉज उन्हें रेस्पिरेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में भरपूर ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है।